हेलो। आज की कहानी मिस्टर नैब, इसे फेरेंस मोलनर ने लिखा है और ये हंगेरियन से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। फेरेंस फेरेंस मोलनर हंगेरियन नाटककार और उपन्यासकार रहे हैं। मृत्यु के 12 वर्ष पहले तक लेखक ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के सामने एक होटल में निवास किया और उनका कमरा हंगेरियन साहित्यकारों के मुख्यालय के रूप में माना जाता रहा है। उनका सर्वोत्तम नाटक लेलिलियम और कभी कभार कहानी लेखन किया है। यहाँ चयनित और अनुवादित कहानी मिस्टर नैब लेखक के हंगरी के प्रारंभिक दिनों का स्मरण दिलाती है। अंग्रेजी में प्रकाशित उनकी कहानियों में से उनकी यह प्रतिनिधि रचना है, मिस्टर नैब। बोर्डिंग हाउस में रहने वाले छात्र बड़ी नाक वाले मिस्टर नैब का पर्याप्त सम्मान करते थे। उस बोर्डिंग हाउस का संचालन एक तेज तर्रार बूढ़ी औरत किया करती थी। बूढ़ी स्त्री की एक बिटिया थी। बेटी का विवाह हो चुका था, लेकिन वर्तमान में वह विधवा थी। उम्र थी मात्र 26 वर्ष। नैब और वो एक दूसरे को बेइंतहा प्यार किया करते थे। नैब के वास्तविक नाम को तो मैं भूल ही चुका हूँ। रूसी नाम था, बेहद लंबा और अटपटा, लेकिन उसमें नैब शब्द आता था। अब इस बोर्डिंग हाउस में मैं रहने पहुंचा था तब नैब जैसा उसे सभी पुकारा करते थे, और बोर्डिंग हाउस की बूढ़ी मालकिन की युवा विधवा बेटी एक दूसरे के प्यार में पागल थे। यह संबंध लंबे समय से चलता आ रहा था। नैब ने बहुत पहले ही डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली थी। इसके बावजूद बोर्डिंग हाउस छोड़ने का उसका कोई इरादा ना था। उधर उसके पिता लगातार पत्र लिख उसे ओडेसा लौटने का इंतजार कर थक चुके थे। पिता ने न केवल ओडेसा में उसके लिए नौकरी तय कर दी थी, वरन उसके लिए प्यारी सी दुल्हन भी देख रखी थी। पत्रों का सार यह था कि नैब के भावी जीवन की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है, बस उसके लौटने भर की देर है। लेकिन नैब का कोई ऐसा इरादा नहीं था। पिता पुत्र के बीच पत्र युद्ध चलता रहा। अंत में बूढ़े रूसी पिता ने हताश हो पत्र लिखना ही बंद कर दिया। लेकिन अचानक ही नैब का मन उस युवती से उब गया। गलियारे में चलते उसके सरसराते हरे पेटीकोट की आवाज़ों या कोमल पैरों की सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की पदचाप से उसमें प्रेम के ज्वार उठने बंद हो गए। गलियारे में चलते उसके सरसराते हरे पेटीकोट की आवाज़ों या कोमल पैरों के सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की पदचाप से उनमें प्रेम के ज्वार उठने बंद हो गए। नैब एक आत्म तुष्ट व्यक्ति था। कल्चर से उसे कुछ लेना देना न था। मूलतः वह एक दकियानूस रूसी किसान मात्र था। एहसान फरामोश था नैब। बोर्डिंग हाउस में 7:30 बजे शाम को भोजन के घंटे बजने की परंपरा शुरू से ही चली आ रही थी। लेकिन एक प्यारी सी सांझ जब घंटा बजा तो बारी बारी से सभी डाइनिंग टेबल को घेर कर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। केवल उस जर्मन बालक की कुर्सी खाली थी। गर्मा गर्म स्वादहीन सूप डाइनिंग टेबल पर रख दिया गया, लेकिन अभी भी जर्मन बालक की कुर्सी खाली थी। इस पर हरे पेटीकोट वाली युवती ने नौकर से कहा, एक बार घंटा और बजा दो, लगता है कुर्ट ने सुना नहीं। घंटा बजने के बावजूद कुर्ट नहीं आया तो सपनीली आंखों वाली उस युवती ने नजरें उठाकर कहा, प्लीज चौथे माले पर जर्मन बच्चे को खाने की खबर तो दे आओ। टेबल पर नैब को छोड़ सभी स्कूली बच्चे बैठे थे, इसलिए वह उसकी ओर घूम गई। वो आया क्यों नहीं, मैं नहीं जानता। कहीं वो बीमार ना हो। उसने मुझसे शिकायत की थी कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे कमरे में भी वह आया था। मुझे नींद नहीं आ रही, उसने शिकायत की थी। लेकिन मैं जानता हूँ यह उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। यह सुनते ही टेबल के चारों ओर मुस्कुराहटें फैल गई थी। बोर्डिंग हाउस में घर की यादें पानी के जहाज की यात्रा की बीमारी जैसी होती है, लेकिन जब उसकी आदत पड़ जाती है तब दूसरों को उस परिस्थिति में देख उनके चेहरे खिल जाते हैं। इसलिए वे जर्मन लड़के के बारे में सुन हंस दिए थे, जो 16 वर्ष की उम्र में इरफर्ट से यहाँ आया था और अपनी रातें रो रो कर करवटें बदल कर काट रहा था।
अनजानी जगह में भला रोने के सिवाय और किया ही क्या जा सकता है। किसी को खिड़कियों की याद आने पर रुलाई आती है, तो किसी की रुलाई कंबल को याद कर फूट पड़ती है, तो किसी को नौकर की याद से और किसी को घर की प्लेटों की याद से। खाने की टेबल पर प्रतीक्षा करते किसी को घर पर बॉक्स पर बैठने की याद आते ही रोना आ सकता है। नौकर इस बीच लौट आया था। मैं उसके कमरे में जाऊं कैसे? दरवाजा तो बंद है। शायद वह कमरे में नहीं है। नहीं है, वह भीतर है। मुझे उसकी आहट मिली थी। सुंदर युवती ने निराश आंखों से नैब की ओर देखा। उसे लेकर मैं पहले से ही परेशान हूं। प्लीज ऊपर जाकर देखो न, आखिर उसे क्या हुआ है। यदि वह रो रहा हो तो उसे समझा बुझाकर ले ही आओ। बस ये बच्चे रोते रहते हैं लगातार और अब कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके माँ बाप सोचते हैं कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता यहाँ। नैब ने टेबल पर नैपकिन रखी और कमरे से बाहर चला गया। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसे अपनी जिंदगी की चिढ़ छूट रही थी। तो अब बस इस घर का वह नौकर है, इसलिए तो उसे जर्मन लड़के को लाने भेजा है। कुछ समय पहले यही प्यार था, जैसे अच्छी बुरी प्रत्येक हरकत प्यार थी। कभी कहीं गुम हो चुके उस प्यार के नाम पर अब उसे उस संपन्न जर्मन लड़के की घर की याद में बहती नाक पहुंचना है। मेरी इस घटिया जिंदगी का सत्यानाश हो। सीढ़ियां चढ़ते नैब ने मन ही मन कहा। इस लड़के के कान पर तो मैं घूंसा ही जड़ने वाला हूं। मैं चौथी मंजिल पहुंच उसने कोर्ट के कमरे के सामने पहुंच की। हॉल से भीतर झांकना चाहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि भीतर वहां रुमाल टंगा था। ओहो, नैब ने सोचा, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजा खटखटाते हुए जोर से कहा, प्लीज दरवाजा खोलो। अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। प्लीज, मैं नैब हूं। नैब, लंबी नाक वाला नैब। उत्तर की जगह अंदर कमरे में कुछ धड़ाम से गिरा, जैसे कुर्सी गिरी हो। मेरी बात सुन रहे हो? नैब ने चिल्लाकर कहा। यदि तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा। तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, चूंकि मैं बोर्डिंग हाउस का इंस्पेक्टर हूं। इंस्पेक्टर कहते ही उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट फैल गई। इस व्यंग्यात्मक विशेषण के बारे में सोच उसने हल्का महसूस किया। मन ही मन उसने कहा, धत तेरे की। अंदर से चाबी घूमने की आवाज आई और दरवाजा खुला। दहलीज पर शव जैसा रक्तहीन चेहरा लिए कुर्ट खड़ा था। उसके हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। अटारी की खिड़की से लटकी एक रस्सी पर नैब की नजर पड़ी, जिसका ऊपरी सिरा सहतीर से बंधा था और दूसरे से फंदा बना था। नैब ने सायास थूक गटका और दरवाजा बंद कर जर्मन लड़के का हाथ पकड़ खिड़की के पास पहुंच कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कुर्ट। हाँ तो कुर्ट, यह समझने के लिए कोई विशेष बुद्धि की आवश्यकता तो है नहीं कि तुम फांसी लगाने जा रहे थे। बंधी रस्सी सामने होने और तुम्हारे खाने की टेबल पर न पहुंचने से तो यही दिख रहा है। तुम घर की यादों से परेशान हो कुर्ट। चश्मा पहने लड़के ने पीड़ा भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ। नैब ने एक बार फिर थूक निगलते हुए कहा, घर की यादें बेहद सुहानी होती हैं और अपने देश से तो सभी प्यार करते हैं। मैं भी अपने देश से करता हूँ, हालांकि मैं रूसी हूँ। अपने देश से तो सभी प्यार करते हैं, यहाँ तक कि पशु भी। एक बार हमारे यहाँ एक कुत्ता टॉबल्स से ओडेसा लौट आया था, केवल सूंघते हुए। वह क्या था? अपने देश से प्यार ही था। हाँ, कुर्ट ने जल्दी जल्दी सांसें लेते हुए कहा, जिनका अंत सुबकने में होना था। लेकिन मैंने आज तक तो नहीं सुना कि किसी ने अपने देश की याद में फांसी लगा ली हो। हाँ, कभी कभार जल्लाद जरूर देश प्रेम के बदले में फांसी देते हैं, लेकिन वह तो बात ही कुछ और होती है। तुम्हारे मामले में रस्सी ने तो तुम्हारी सहायता की नहीं, या फिर तुम फांसी लगाकर घर पहुंच जाना चाहते हो, हैं? नैब ने भावुक स्वर में होले से कहा था, लेकिन आवाज में प्यार और हास्य का पुट मिलाते हुए, किसी नशे में धुत निर्धन दार्शनिक की तरह जो सड़क के कुत्ते की राह पर चल रहा हो, कहा था।
नैब ने भावुक स्वर में हौले से कहा था, लेकिन आवाज में प्यार और हास्य का पुट मिलाते हुए, किसी नशे में धुत निर्धन दार्शनिक की तरह जो सड़क के कुत्ते की राह पर चल रहा हो, कहा था। लेकिन उधर कुर्ट रोने लगा था। नहीं, उसने सुबकते हुए कहा, आप नहीं जानते मैं क्यों मरना चाहता हूं। नैब ने उसे एकटक देखा। क्यों? क्या यह कारण नहीं है? नहीं, आपके चेहरे पर दया माया है। इस अजनबी देश में मिस्टर नैब, आपका चेहरा सबसे अधिक सद्भावना और सहानुभूति से भरा है। मैं आपको नैब सब कुछ बतला दूंगा मिस्टर नैब। मैं मरना चाहता हूं, प्यार में। प्यार में मरना? यह एक ईमानदार कारण तो है, लेकिन तुम किससे प्यार करते हो? आंसुओं से भरे चेहरे पर एक चमक सी कौंधी। लड़के ने अपना चश्मा उतारा, पोंछा, मुस्कुराया, रोया, हंसा, आंखें बंद की और भटके हुए पक्षी की तरह सिर घुमाकर कहा। आंसुओं से भरे चेहरे पर एक चमक सी कौंधी। लड़के ने अपना चश्मा उतारा, पोंछा, मुस्कुराया, रोया, हंसा, आंखें बंद की और भटके हुए पक्षी की तरह सिर घुमाकर कहा, मैं उस छोटी सी स्त्री से प्यार करता हूं, विधवा से, बोर्डिंग हाउस की मालकिन की बेटी, उस देवी से सरसराते पेटीकोट वाली, सुगंध फैलाने वाली सी, क्योंकि वो कितनी तो अच्छी है। अच्छा, नैब ने कहा, और मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि मैं कभी खुश रह ही नहीं सकता। और वो 26 की है और मैं हूं मात्र 16 का। वो मासल, गोलमटोल और बेहद सुंदर है, एक भरी पूरी स्त्री, और मैं हूं निरा लड़का, अर्धविकसित पुरुष, बिना मूछों और कोमल हाथों वाला। और मैं जानता हूं कि अभी पुरुष नहीं हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि उसकी आवश्यकता पूर्ण पुरुष की है, एक हीमैन। हीमैन? नैब ने दोहराया। आप तो समझ ही सकते हैं, मैं चौड़े कंधे चाहता हूं, तांबिया देह, सूरज से तपी मांसपेशियां, सुंदर खिलाड़ी जैसी पशुता से दमकता चेहरा, साथ ही कुछ उदास सा, गंभीर सा दिखना चाहता हूं, उसके प्रति लापरवाह। और तब वो मन ही मन मेरी प्रशंसा करेगी, मेरी कामना करेगी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करूंगा, उसे अनदेखा कर निकल जाया करूंगा। तब उसकी चाहत बढ़ती जाएगी, लेकिन यह तो हो ही नहीं सकता। मैं दुबला पतला हूं और चश्मा पहनता हूं, मेरा चेहरा दुधिया रंग का है, और मैं प्यारा दिखता हूं मिस्टर नैब, और कोमल भी, और लाड प्यार में पला बढ़ा, बस केवल सहलाने योग्य है। और वो सुंदरी तो मुझे कभी आंख उठाकर देखना तो छोड़ो, मुझ पर थूकेगी भी नहीं। इतना कह कुर्ट जोर जोर से रोने लगा। उधर जरहट इरहट में कहीं बैठे उसके पापा मामा खाने की टेबल पर बैठे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कह रहे होंगे, हमारा प्यारा कुर्ट भला इस समय क्या कर रहा होगा। वे नहीं जानते कि इधर कुर्ट हर कोच पर पड़ा तड़प रहा है, रो रहा है, और उसके पेट, दिल और आंतड़ियों से भयंकर पीड़ा हो रही है। और वो यह भी नहीं जानते कि उसने अभी अभी मौत का चेहरा देखा है, और उसने वह पल भी जी लिया है जब व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है, इतने पास कि संभवत अपनी वास्तविक मृत्यु के पूर्व ही अब उस पल को दोबारा देख पाएगा। जब व्यक्ति मृत्यु के इतने निकट होता है, उसके इतने पास कि संभवत अपनी वास्तविक मृत्यु के पूर्व ही अब उस पल को दोबारा देख पाएगा। रो लेने के बाद अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, कह उसने नैब से हाथ मिलाते हुए अपनी बात पूरी की। लेकिन आज रात मैं मर जाऊंगा। मिस्टर नैब, आप मुझसे चाहें तो अलविदा कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, नैब ने कहा, लेकिन कुछ इंतजार तो कर ही सकते हो। यह कहकर उठकर उसने ताले से चाबी निकाली और खिड़की से बंधी रस्सी खोलकर उसे जेब में ठूंस लिया। तुम यहीं रुको, मैं गया और अभी आया। तुम उसको तो नहीं कहोगे ना? लड़के ने जिस अंदाज में कहा था, उत्तर में यदि नैब ने नहीं कह दिया होता तो लड़के का दिल ही टूट जाता। मैंने तुमसे कहा ना, कुछ देर इंतजार कर लो बस। कुछ सीढ़ियां उतर नैब ने डाइनिंग रूम में पहुंच स्त्री को बुलाकर फुसफुसाकर कहा,
कोर्ट फांसी लगाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है। अपने कमरे में वह लगातार रोए जा रहा है और मरना चाहता है। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा। शानदार। हाँ, कह नैब ने उसे गौर से देखा। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थी और उसके होंठ गीले और लाल थे। हाँ, नैब ने दोहराया और गले में कुछ अटकता सा महसूस किया। जैसे ही उसने फिर से स्त्री को देखा, 4 मंजिल ऊपर सर्द मौत गलियारे में प्रतीक्षा करती खड़ी थी और यहाँ यह स्त्री थी, सुंदर, उष्मा से भरी और गुदाज देह की स्वामिनी। ऊपर चलकर उससे मिल लो, नैब ने पर्याप्त जोर से कहा ताकि सभी लड़के सुन लें। स्त्री ने नैपकिन कुर्सी पर फेंका और बाहर निकल गई। नैब उसके पीछे चल दिया, लेकिन वह उसके निकट नहीं पहुंच सका क्योंकि वो बहुत तेज चल रही थी। स्त्री ने दौड़कर सीढ़ियां कुछ ऐसे अंदाज में चढ़ी जैसे सबसे बड़ी खुशी उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। कमरे में पहुंच दोनों ने जर्मन लड़के को कोच पर पड़े देखा। उन्हें देखते ही वह कूदकर खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई थी और वह पीला पड़ गया। स्त्री ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए प्यारी सी गुदगुदाती आवाज में कहा, मिस्टर नैब ने मुझे अभी अभी बतलाया कि तुम्हें घर की बहुत याद आ रही है। हाँ, कहते लड़के ने आभार प्रकट करती आंखों से नैब को देख मन ही मन उसकी समझदारी के लिए धन्यवाद किया। चिंता क्यों करते हो? स्त्री ने फुसफुसाकर कुछ इस अंदाज में कहा जैसे बड़ों से बात की जाती है, और वह भी आंतरिक क्षणों में। यहाँ तो तुम आराम से रहो, सभी तो तुम्हें यहाँ प्यार करते हैं ना मिस्टर नैब? हाँ, नैब ने फुसफुसाकर कहा और खिड़की के बाहर देखा। अब जल्दी से अपने को दुरुस्त कर लो, चलो चलो जल्दी करो, कह उसके बालों में उंगलियां चला उन्हें सहलाया और उसके सिर को अपनी छाती से सटा लिया। लड़के ने आंखें बंद कर ली और युवती की भरी छातियों में सिर जोर से दबा लिया। उसकी हसरत बचपने से भरी थी, लेकिन उसके होठ जल रहे थे और वह हंसना और रोना चाहता था, स्त्री के होठों को चूमना चाहता था। उसके सिर को अपने दोनों हाथों में ले प्यार की कामना के साथ उस अनुभवी आंखों से प्यार या फिर मृत्यु की कांक्षा जो प्राय उस आयु के लड़कों में पाई जाती है। जबकि उसका सिर एक दुष्चरित्र स्त्री अपने वक्ष स्थल से ममता से भरकर लगाए थी। कामाग्नि से जलती चरित्रहीन स्त्री होने के फलस्वरूप लड़के के रक्त में ज्वार उठने लगे थे। उधर इरवर्ट में 2 बूढ़ी देहें रात का भोजन करती हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कह रही थी, अच्छा अब हमारा कुट इस समय क्या कर रहा होगा? नैब ने दोनों की ओर मुड़कर हल्की सी नाराजगी से कहा, अच्छा अब बहुत हो गया, अब नीचे चलो खाने की टेबल पर। युवती ने लड़के के सिर को अपनी गिरफ्त से छोड़ दिया। लड़के के बाल बिखर गए थे। उसने मुस्कुराते हुए कांपती आवाज में कहा, आज रात तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, उनसे कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नीचे कतई नहीं जाऊंगा, मेरी आंखें रो रो कर लाल हो गई हैं। नैब और स्त्री नीचे चले गए। कुर्ट ने उनके जाते ही कोच पर लेट अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह बोर्डिंग हाउस में 8-10 वर्ष तक रहेगा और तब शायद स्त्री उसकी हो जाएगी। भला अब उसे मरने की आवश्यकता ही क्या है, जबकि उसने उसकी भरी छातियों को चुपचाप चूम ही लिया है। नीचे डाइनिंग रूम में सभी शांति से भोजन करते रहे। उसके बाद सभी रहने वाले अपने अपने कमरों में चले गए। केवल नैब और स्त्री वहां बैठे थे। उनके लिए भोजन अलग से रख दिया गया था। फिर वे भी उठ खड़े हुए। नैब ने स्त्री को देखा। इस पल वह ऊब महसूस नहीं कर रहा था। वे ड्राइंग रूम में चले गए थे। वहां कोई भी न था। एक लंबे समय तक वे खामोश बैठे रहे। स्त्री चमकते गालों के साथ रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती सामने देखे जा रही थी और नैब सिगरेट के कश लेता मौन बैठा रहा। डाइनिंग हॉल में जाने के पहले उसने भोजन के बाद
थिएटर जाने का निश्चय किया था, लेकिन फिलहाल उसका इरादा कहीं भी जाने का न था। उसने सिगरेट का अंतिम कश छोड़ते स्त्री को देखा। स्त्री ने नज़र मिलाते ही उससे प्रश्न किया, कहीं लड़का समय को नुकसान नहीं पहुंचा ले। नहीं, नैब ने कह सिगरेट फेंकी और स्त्री के पास जा उसके माथे पर बिखरी लटों को होले से हल्के करते उसकी आंखों में झांका। स्त्री ने शांति से कहा, तुम्हारे विचार से क्या वह समय को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, कहते नैब ने उसके मुंह को चूम लिया। स्त्री ने खड़े हो नैब के सिर को अपने चेहरे से लगा फुसफुसाकर कहा, ऐसा लड़का। नहीं नहीं, रूसी ने उसे आश्वस्त करते करते कहा, यह हो ही नहीं सकता। रस्सी तो यहीं मेरी जेब में है। यह कह उसने रस्सी निकाल उसे दिखाई और फिर वो दोनों हंसने लगे। स्त्री की आंखें अंधमुंधी हो रही थी। फिर वे एक दूसरे को बाहों में घेरे ड्राइंग रूम से बाहर आ गए। दहलीज पर पहुंच वे रुक गए, क्योंकि नैब ने अभी अपना लंबा चुंबन समाप्त नहीं किया था। वे हमें देख लेंगे, स्त्री ने फुसफुसाकर कहा। यहाँ तो मत चूमो मुझे, कहती वह छुटकर आगे चली गई। नैब ने हाथ में ली रस्सी जोर से फर्श पर फेंकी और उसके पीछे चल दिया। मूर्ख जर्मन बालक, उसे भुनभुनाते हुए कहा, मूर्ख कहीं का। थैंक यू सो मच।